हम लोग यहाँ पर भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, जो आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशन, चाहे आप आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हों, यूपीपीसीएस का देने जा रहे हों, आरओ एआरओ या एसएससी सीजीएल का या कोई अन्य एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था। तो यह बिशनदास था। बिशनदास जहांगीर के समय में चित्रकार था जिसे जहांगीर ने ईरान के शाह अब्बास प्रथम का चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था। जहांगीर का शासनकाल की अगर बात करें तो ये 1605 से 1627 तक मुगल सत्ता पर आसीन था और इसके शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहीं पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि जहांगीर के समय में कौन कौन से प्रमुख चित्रकार थे। तो इसके समय में बहुत सारे चित्रकार हुए, जिनमें से हमें 4 चित्रकारों का नाम जरूर याद रखना है। पहला अबुल हसन, दूसरा मंसूर और तीसरा बिशनदास। बिशनदास की बात हम लोगों ने कर ली है, ये मानव चित्र बनाने में माहिर था। इसी तरह से अबुल हसन भी एक चित्रकार था, ये भी मानव चित्र बनाने के लिए जाना जाता था अबुल हसन। और उसके साथ ही साथ मंसूर था। मंसूर प्रकृति प्रेमी था, इसीलिए इसे प्राकृतिक चित्रण का काफी शौक था और इसमें इसे महारत हासिल थी। इसके साथ ही साथ एक चित्रकार थे अका रिजा, इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। इन 4 प्रमुख चित्रकारों के अतिरिक्त मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, दौलत, भीम और इनायत भी अन्य प्रमुख चित्रकार थे। तो आप जहांगीर से संबंधित और चित्रकला से संबंधित ये चीजें याद रखिएगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासन काल में हुआ। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है कि एलोरा की गुफाओं को संरक्षण किस वंश के द्वारा दिया गया। तो ये राष्ट्रकूट वंश है, इसका नाम याद रखना है। राष्ट्रकूट वंश के बारे में कुछ मैपिंग के जरिए और फैक्ट एंड फिगर्स देख लेते हैं। तो आप यहां इस मैप में देख सकते हैं दक्कन का जितना ये क्षेत्र है पूरा का पूरा, इस पे राष्ट्रकूट वंश का शासन लगभग 750 से 900 ईस्वी के आसपास हुआ करता था। इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी और आज का जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु का थोड़ा सा उत्तरी भाग है, आंध्र प्रदेश है, इन सब क्षेत्रों में 750 से 900 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूट शक्ति का प्रभाव था। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रकूट के एकदम उत्तर में यहां पर उत्तर भारत में कन्नौज नामक शहर अवस्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस शहर पर 3 शक्तियां अपना अधिकार जताने के लिए हमेशा युद्ध करती रहती थी। उनमें राष्ट्रकूट एक शक्ति थी, दूसरी शक्ति बंगाल में केंद्रित थी, इसे पाल के नाम से जाना जाता है, पाल राजवंश, और एक शक्ति पश्चिमी भारत में गुजरात और इसके आसपास के क्षेत्रों में केंद्रित थी, इसे गुजर प्रतिहार राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो यही तीनों शक्तियां कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिकोणीय युद्ध में रथ थी, ये आप याद रखिएगा। इन तीनों शक्तियों के बारे में याद रखने के लिए आप पराग कोड याद रख सकते हैं। पी से पाल वंश, रा से राष्ट्रकूट वंश और गा से गुजर प्रतिहार वंश। यही तीनों शक्तियां त्रिपक्षीय युद्ध में कन्नौज पे अधिकार करने के लिए लड़ती रहती थीं। अगर बात करें राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की, तो ये दंती दुर्ग था। इसने लगभग 735 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और यहां से एक शासक का और नाम याद रखना है राष्ट्रकूट वंश का, अमोघ वर्ष 1। अमोघ वर्ष 1 अपने एक रचना के लिए जाना जाता है। इसकी रचना थी कवि राजमार्ग। ये कन्नड़ में लिखी गई एक रचना थी जो अमोघ वर्ष के द्वारा लिखी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट रचना है, पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रकूट वंश से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि इन्होंने भारतीय इतिहास में रॉक कट टेम्पल्स के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। एलोरा इनके राजधानी के लगभग उत्तर में अवस्थित है। ये स्थान राष्ट्रकूटों द्वारा मंदिर निर्माण के लिए चुना गया और यहां पर कैलाशनाथ मंदिर है एक, ये काफी फेमस है। रॉक कट टेम्पल्स के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है, कैलाशनाथ टेम्पल। इसे राष्ट्रकूट शासन के समय बनाया गया और जिस शासक ने इस मंदिर का निर्माण किया उसका नाम अक्सर हमारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, तो वो कृष्ण एक था। कृष्णा एक इस मंदिर का निर्माता था, ये आपको याद रखना है। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि जो एलोरा के मंदिर हैं, एलोरा के मंदिर हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन तीनों धर्मों से संबंधित हैं। यहां पर तीनों धर्मों से संबंधित मंदिर, विहार और चैत्य बनाए गए हैं। अगर बात करें
इस कैलाशनाथ टेम्पल की, तो इसे द क्लाइमेक्स ऑफ रॉक कट फेज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। आ जाते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की क्या कहलाते थे? तो ये खोखर जनजाति के लोग थे जिन्होंने महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी को काफी परेशानियों में डाला था। खोखर जनजाति हैं, ये मूलतः पाकिस्तान में अब पाए जाते हैं। वहां का एक पठार है पोतवार पठार, वहां पर खोखर जनजाति पाई जाती हैं। और अगर भारत में बात करें तो भारत के पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में भी खोखर ट्राइब देखने को मिलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्राइब हैं और लड़ाकू जनजातियां हुआ करती थी। तो जब महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय इन जनजातियों ने काफी प्रतिरोध किया था, इसीलिए यह प्रश्न पूछा जाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बहमनी राज्य में सदर जहां किस विभाग का मुखिया होता था? तो ये धार्मिक तथा न्यायिक मामले का मुखिया होता था। इसे सदर जहां के नाम से जाना जाता है। बहमनी राज्य के बारे में बात कर लेते हैं मैपिंग के जरिए। तो यहां आप देख सकते हैं इस मैप में जो ये दक्कन का भाग है, लगभग महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तेलंगाना का जो आज का क्षेत्र है उस पे कभी बहमनी साम्राज्य का राज्य हुआ करता था। इसकी राजधानी शुरू में गुलबर्गा थी, फिर बीदर हो गई है। और अगर इसका समय देखें कि ये कब था, तो इसका जो गठन हुआ था इस साम्राज्य का, इस राज्य का 1347 में किया गया था और 1527 में इसका विघटन हो गया था। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि जिस समय बहमनी सल्तनत का निर्माण हो रहा था उसी समय 1336 के आसपास, देखिए ईयर लगभग सेम है, इसी समय विजयनगर साम्राज्य का भी उदय हो रहा था। इसीलिए दोनों, ये एक बहमनी साम्राज्य और इसके दक्षिण में जो क्षेत्र है यहां पर विजयनगर साम्राज्य था, ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे। ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था, जिसे जफर खान और हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। इसने 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। इसके साथ ही साथ यहीं पर पूछ लिया जाता है कि जो बहमनी साम्राज्य था ये किस शासक के समय 5 स्वतंत्र सल्तनतों में बट गया? तो इसमें महमूद शाह का नाम याद रखना है, महमूद शाह बहमनी सेकंड। इसके समय में 1518 में बहमनी सल्तनत जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया और 5 इंडिपेंडेंट सल्तनतों का निर्माण हुआ, जिसमें निजाम शाही ये अहमदनगर में केंद्रित था, कुतुब शाही ये गोलकोंडा यानी हैदराबाद में केंद्रित था, बरीद शाही ये बीदर में केंद्रित था, इमाद शाही बेरार में केंद्रित था और आदिल शाही ये बीजापुर में केंद्रित था। तो इन पांचों एंटिटीज का नाम याद रखिएगा। बहमनी साम्राज्य 1518 में इन 5 स्वतंत्र सल्तनत में बट गया था। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इनमें से चारों सल्तनतों का नाम दे देंगे और इधर दे देंगे कि ये कहां कहां से संबंधित थे, आपको मिलान करना होता है। इसीलिए ये याद रखिएगा कि आदिल शाही बीजापुर में थे, इमाद शाही बेरार में केंद्रित थी, बरीद शाही बीदर में केंद्रित थी और कुतुब शाही गोलकोंडा में केंद्रित थी और निजाम शाही अहमदनगर में केंद्रित थी। 5वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? ये अपने रक्त और लौह नीति के कारण प्रसिद्ध था। वासुदेव कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया? काफी सरल क्वेश्चन है। तो ये अर्जुन को इन्होंने संबोधित किया था। मराठा काल में चौथ से क्या आशय था? तो ये दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला एक कर था। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि मराठा राज्य में 2 कर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला सरदेशमुखी, ये सरदेशमुखी एक कर था जो कि मराठा काल में प्रमुख था, और एक दूसरा कर जो था वो था चौथ। ये 2 कर थे। तो सरदेशमुखी उन क्षेत्रों से लिया जाता था जहां पर मराठा राज्य का डायरेक्ट शासन हुआ करता था, और चौथ उन राज्यों से लिया जाता था जहां पर मराठा राज्य का इनडायरेक्ट प्रभाव हुआ करता था। इनडायरेक्ट प्रभाव वाले क्षेत्रों में चौथ लिया जाता था, और जो उनका मेन क्षेत्र था जहां पे वो डायरेक्ट शासन करते थे वहां से सरदेशमुखी लिया जाता था। तो मराठा काल के इन 2 टैक्सों के बारे में याद रखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शाहजहां का नाम शासक बनने से पहले क्या था? तो शाहजहां का नाम खुर्रम था। इसके साथ ही साथ जहांगीर का क्या नाम था शासक बनने से पहले? तो इसे सलीम के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 प्रश्न काफी हैं जो पूछे जाते हैं, खुर्रम और सलीम किन किन बादशाहों का नाम था। अगला प्रश्न है कि दीन इलाही किसके द्वारा चलाया गया एक धार्मिक आंदोलन था? तो ये अकबर के द्वारा चलाया गया था दीन इलाही। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी थी? तो यह टिप्पणी
हुमायूं के बारे में स्टैनली लेनपूल एक हिस्टोरियन है, उन्होंने अपनी किताब में किया है। इनका नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट और काफी फेमस वक्तव्य है ये, इसीलिए पूछा जाता है कभी कभार। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फतुहाते आलमगीरी जो इस्लामिक कानूनों की संहिता है कि लेखक का नाम क्या है? ईश्वर दास। ध्यान रखिएगा, इस्लामिक कानूनों की संहिता है फतुहाते आलमगीरी और लिखा किसने है? एक हिंदू ने, ईश्वर दास ने, इसीलिए ये बुक काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। 12वें प्रश्न की बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया, उसने 2 मस्जिदें बनवाई, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है और 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में स्थित है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? तो ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है जो कि दिल्ली में अवस्थित है, उसे भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद माना जाता है। जो कुतुब मीनार का परिसर है उसी परिसर में ये मस्जिद भी अवस्थित है, आप ध्यान रखिएगा। आज का जो 13वां प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था, उस विभाग का नाम क्या था? तो ये था दीवाने आरिज। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि दीवाने आरिज विभाग का संस्थापक कौन था? तो ये बलबन था। किस लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी? मंगोलों का मुकाबला करने के लिए। तो ये 2 प्रश्न यहां से याद रखना है, दीवाने आरिज विभाग से। और ये किस समय का विभाग है? तो ये आपका जो दिल्ली सल्तनत था उस समय का विभाग है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो ये आज के थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। कल मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।